Hello everybody, how are you all? I am Shubham Verma and welcome to एग्ज़ाम मोड। फ्रेंड्स, हम लोग आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में हमने आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया है। इसी चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। और ये सेकंड वीडियो है आज, जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके एग्जामिनेशन में चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीलिम्स में आपके एक क्वेश्चन आ जाता है आपके बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से, और मेंस में भी आपके कंफर्म है कि एक क्वेश्चन जरूर लिखने को आता ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में दोनों मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सब कुछ पहले लिख रखा है, इसलिए क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेगा। फर्जी का अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबी होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट पे सिर्फ ध्यान दीजिए। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर उनके प्रोडक्ट्स को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने में एक पहल बनाना। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने अगल बगल देख रहे होंगे कि पहले क्या होता था। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक, कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे कमर्शियल पर्पस में अब चेंजमेंट लाया जा रहा है। ठीक, जैसे कि पहले आप लोग देखते होंगे पंपकिन का शेप। ठीक, पंपकिन का शेप आप देखते होंगे कि गोल होता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी साइंस एडवांस हो रही है, अब इसमें पंपकिन के साथ आपके क्या करा जा रहा है, लौकी के जीन्स को मिक्स करके आप अभी मार्केट में देख रहे होंगे कि वो लंबे वाले कद्दू आपके आने लग गए। तो इसमें स्वाद इसका है, लेकिन लंबाई वाले जीन्स इसके हैं। तो ये दोनों मिक्सचर आके किसका हुआ? तो ये मिक्सचर जो हो रहा है, ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही आपका ये चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ ही जितना भी आप ओवरऑल प्रोडक्शन देख रहे हैं, कि पहले मान के चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले बात कर रहा हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले आपका क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता था। लेकिन बाद में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा गया, तो आपके न्यू जेनेटिक सीड्स लाए गए, जीन्स में परिवर्तित आपके सीड्स लाए गए, जिसकी वजह से अब क्या हुआ है कि प्रोडक्शन आपका एक्सपोनेंशियली राइज किया है। अब हम लोग नेट एक्सपोर्टर कंट्री बन गए हैं। पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब खुद का तो हम लोग खाते हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सब कुछ आपका किसकी वजह से हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है। इसके और डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग अपने फील्ड में देखते होंगे कि मेडिसिन आपके आज जेनरिक ड्रग आ रहा है। जेनरिक ड्रग के साथ साथ ही आपके जितने भी ड्रग्स हैं, उसमें कई के बार लिविंग सेल्स या फिर नॉन लिविंग सेल्स का भी दोनों का इस्तेमाल करके आपके बनाए जा रहे हैं। तो ये जितनी चीज़ें हो पा रही हैं, ये सारी की सारी आपकी मेडिसिन की फील्ड में या किसी फील्ड में ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रही है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में आप लोग देख रहे होंगे कितने तरीके के केमिकल आ रहे हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इस्तेमाल किया जा रहा है। और फूड इंडस्ट्री में तो ये होता ही है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी है, ये आगे बताऊंगा कैसे होता है। और एनर्जी में भी आपके बायोफ्यूल्स वगैरह जो आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। अब देखिए, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये अक्सर आता है करंट से रिलेट करके। जो करंट में जो टॉपिक आपका न्यूज़ में रहा होगा, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में रही होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, वो रटी रटाई बातों पे ध्यान कम देता है। वो एग्जामिनर हमेशा आपसे ये जानने की कोशिश करेगा कि आप लोग अलर्ट हैं कि नहीं हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आपके इर्द गिर्द इन एंड अराउंड आ रही है, तो क्या आप लोग उससे अवगत हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कुछ सालों पहले आपके सरकार ने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 4G वोल्टी के ऊपर। अब 90% लोग अपने मोबाइल में देखते रहते हैं कि वोल्टी के टावर हैं या फिर LTE के टावर हैं, लेकिन उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी होगी कि इसका मतलब क्या है। तो एग्जामिनर वहीं से टेस्ट करता है, वो किताबों से बहुत कम पूछता है, वो ज़्यादातर चीज़ें आपके इन एंड अराउंड जो हो रही हैं उससे पूछता है। तो अलर्ट रहिएगा, और जो करंट में ये टॉपिक आता है, जो भी न्यूज़ में कोई चीज़ रहती है, उसका एक बैकग्राउंड जरूर आप चेक करें। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की आपकी बायोटेक्नोलॉजी होती है। तो इसमें बेसिकली मेनली आपकी 4 टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होती है। रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी,
ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एंड देन योर ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए रेड बायोटेक्नोलॉजी में आपका क्या आता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पर भी आपके लिखा होगा तो आपको याद रखना है कि वो एसोसिएट होगा आपके मेडिकल प्रोसेस से, ठीक है। चाहे फिर वो आपका एक तरीके से न्यू ड्रग बनाने में, या फिर साथ ही साथ आपके कोई नई टेक्निक हेल्प करके क्योर करने में, ठीक है। नए नए आपके एक्सपेरिमेंट करके मेडिकल की फील्ड में एक तरीके से एडवांसमेंट लाना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हो रही हैं मेडिकल के फील्ड में तो ये आपके रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आएंगी होपफुली। जैसे कि इसका आंसर है आपका स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके आजकल क्योर करने लग गए हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। होपफुली आगे चल के ये बहुत एडवांस लेवल पे आपका हो जाए। स्टेम सेल थेरेपी आपने सुना होगा। ये सारी चीज़ें आपके रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आती हैं। ठीक इसी तरीके से वाइट बायोटेक्नोलॉजी आपकी क्या होती है। देखिए वाइट बायोटेक्नोलॉजी आपकी होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस का अगर कुछ भी हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कुछ भी हो रहा है जिसमें आपकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है, तो ये आपका वाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा। जैसे कि नए केमिकल्स का डेवलपमेंट और न्यू फील्ड्स का डेवलपमेंट। जैसे कि हाल ही में आप लोग सुन रहे होंगे E20 इथेनॉल, E35 इथेनॉल और यहाँ तक कि E100 इथेनॉल। तो ये सब जो बकवास चल रहा है ये सारी की सारी चीज़ें आपके वाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही आती हैं। अब देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है आपका E20, E35 और यहाँ तक कि E100। देखिए गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। गवर्नमेंट इस समय जो रोल आउट कर रही है आपके ई फ्यूल्स को, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स को, इनको सही मायने में करना ये चाहिए कि एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए पहले इनको कुछ सिलेक्टेड गाड़ियों पर, ठीक है, 400-500 गाड़ियों पे इनको ये टेस्ट कर लेना चाहिए था, जिसकी वजह से इसका आउटकम क्या है, पॉजिटिव आउटकम क्या है, नेगेटिव आउटकम क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती। उसके बाद उसे क्या करना चाहिए था, उसे रोड पर उतारना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको डायरेक्टली रोल आउट कर दिया है, जिसकी वजह से आज आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कई जगह आपके फ्यूल पंप्स जो हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के फ्यूल पंप्स ख़राब होने की एक तरीके से न्यूज़ आ रही है। देखिए हमारे देश में जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादातर आपकी E20 कंपेटेबल नहीं है। 2023 से पहले जितनी भी गाड़ी बनी है वो E20 कंपेटेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को सही मायने में लाना क्या चाहिए। देखिए मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें सही मायने में गवर्नमेंट को ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन होना चाहिए कि आप लोग इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लेना चाहते हैं या फिर आप प्योर फ्यूल लेना चाहते हैं या एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल लेना चाहते हैं। जो भी वो लेना चाहे वो अपने सहूलियत के हिसाब से ले ले, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक। तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है, वाइट बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल प्रोसेस से अगर बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेके आप कुछ बना रहे हैं तो ये वाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा। ठीक इसी तरीके से ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ग्रीन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एग्रीकल्चर, ठीक है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके एग्रीकल्चर के उपयोग में अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में रखा जाएगा। जैसे कि आपके पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जो आजकल आ रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ ही आपने GM क्रॉप सुना होगा, ठीक है, BT कॉटन सुना होगा, फिर बाद में HTBT कॉटन सुना होगा, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन सुना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेके हम कुछ चेंजमेंट ला रहे हैं ताकि हमारी एग्रीकल्चर एडवांस हो सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ भी हो रहा है तो ये इसके अंडर में आएगा। ठीक इसी तरीके से आगे चलते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए ब्लू बायोटेक्नोलॉजी आपके मरीन प्रोसेस में अगर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है तो एक्वाटिक इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगा, ये ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आएगी। जैसे कि कंट्रोलिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ द नॉक्सियस वाटर बॉर्न ऑर्गेनिजम्स, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल और है कि मान के चलिए ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प यहाँ लिया जाता है कि समुद्र के सतह पर अगर कोई जहाज़ जा रहा है आपका और गलती से क्या हो रहा है, अगर उसमें जो टैंकर्स लोडेड है उसका ऑयल इस पर स्पिल हो जाता है, ठीक, पानी की सतह पे ऑयल स्पिल हो जाता है। तो अब ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है कि आप इतने बड़े ऑयल जो फैला हुआ है उसको आप लोग निकाल सके। और अगर आप नहीं निकालते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके पानी के अंडर में रह रहे हैं
इन सब की डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर से अंदर नहीं आ पाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और सनलाइट का पेनिट्रेशन भी आपका कम होता जाएगा, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक जुगाड़ निकाला, उन्होंने ऑयल जैपर्स इंट्रोड्यूस किए। ऑयल जैपर्स बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए गए हैं। ये क्या करते हैं, इनको सतह पर छोड़ दिया जाता है तो ये ऑयल के जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं इसको कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सतह पर क्या होता है, ऑयल ख़त्म हो जाता है। बाद में इन जो ऑयल जैपर्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हें बाद में इस तरीके से आपके पानी की सतह क्लीन हो जाती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है, तो ये ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो 4 तरीके की बायोटेक्नोलॉजी आपकी होती है, रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा अब फील्ड में घुसते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ आपके उपयोग आता है। पहली चीज़ आपके बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प आता है आपके ह्यूमन इंटरवेंशन जो हो रहा है आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका क्या हो रहा है, इसमें एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करा जा रहा है। ठीक है, बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल, जैसा वो लोग मांग रहे हैं। जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसका एक एग्जांपल है जिसकी हेल्प से आज चेंजमेंट हो रहा है। अब देखिए कौन कौन से तरीके के चेंजमेंट हो रहे हैं। आजकल जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनके जो बच्चे हों उनकी उम्र लंबी हो, साथ ही साथ उनका हाई आईक्यू लेवल हो, और किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान के चलिए एक सिंगर है जैसे कि लता मंगेशकर है, वो चाहती कि उनके बच्चे की आवाज़ लता मंगेशकर जैसी हो। ठीक है, साथ ही साथ उनकी हाइट जो है वो माइकल जॉर्डन जैसी हो। अगर ये सारी चीज़ें जो होती हैं और साथ ही साथ जो आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ रही है वो बाल्डनेस ना हो, उनके बाल हमेशा शाहरुख खान जैसे बने रहें, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हो पाएंगी पॉसिबल, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हो पा रही है। और यहाँ पर आपका डिज़ाइनर बेबी बन के तैयार हो रहा है। याद रखिएगा, डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। डिज़ाइनर बेबी का मतलब कि ऐसा बेबी डिज़ाइन करना जो आप अपनी ख्वाहिश की तरीके से आप चेंज कर लें, वो नेचुरली नहीं बॉर्न है। नेचुरली बॉर्न तो है लेकिन उसमें जो क्वालिटीज़ है वो नेचुरल नहीं है, उसमें आप जेनेटिक ऑल्टरनेशन करके उसको अपने हिसाब से आप ऑल्टर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये बच्चा बना हुआ है, इसमें इनके माता पिता चाह रहे हैं कि ये स्प्रिंटर भी बने, परफेक्ट पिच हो इसकी, नो बाल्डनेस हो, हाई आईक्यू हो, लो रिस्क ऑफ अल्जाइमर हो और विजन इसकी 20/20 हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हो पाएंगी। ठीक है जी, तो ये इसकी स्टार्टिंग है। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर आप वर्ड तोड़ेंगे तो यहाँ लिखा है रिकॉम्बिनेंट, मतलब किसी चीज़ को तोड़ के उसके बाद फिर से जोड़ना, डीएनए को तोड़ना, यही टेक्नोलॉजी आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है, कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए ये आपका एक डीएनए है, इसका सैंपल है। ठीक है, इस डीएनए में सैंपल है और ये टारगेटेड डीएनए है, टीडीएनए लिखा हुआ है, इसका मतलब टारगेटेड डीएनए है। ये साइट वहाँ पर है जहाँ पर आपके क्या करते हैं, इंजाइम्स के थ्रू कट करा जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव कट करा जाता है। मान के चलिए इतने हिस्से में प्रॉब्लम है, इस जीन में ऑल्टरनेशन हमको करना है ताकि उस पर्टिकुलर जीन में आगे चेंजमेंट आ सके। तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर हिस्से में जिसकी वजह से परिवर्तन होगा इसको कट कर देंगे। उसके बाद डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसा हमें चाहिए होगा, मान के चलिए हमको चाहिए 20/20 विज़न, तो उसका जो जीन होगा वो डिफेक्टेड जीन को क्या करके एलिमिनेट करके उसकी जगह पर ये जीन फिट कर दिया जाएगा, तो रिकॉम्बिनेंट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर फिर से जोड़ दिया गया है और उसके बाद इंसर्ट कर दिया जाता है आपके जीएनए को। ठीक है, जीन को आपके इंसर्ट कर दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और उसके बाद जो न्यू बॉर्न प्रोड्यूस होगा, जैसे कि यहाँ प्लांट का एग्जांपल लिया गया है, तो प्लांट नए ट्रेट के साथ आपका इंट्रोड्यूस होगा, उसी तरीके से ह्यूमन भी आपके नए पॉसिबिलिटीज़ के साथ पैदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आता है। रिकॉम्बिनेंट वर्ड सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि एक कट लगेगा और उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंट्रोड्यूस करके उसको नया बनाया जाएगा। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में सुना होगा 3 पेरेंट बेबी के बारे में। ठीक, बहुत सुनते होंगे 3 पेरेंट बेबी के बारे में। इसमें क्या होता है, एक ह्यूमन ऑफस्प्रिंग आपका बॉर्न होता है, मतलब एक बच्चा आपका बॉर्न होता है
बाय जेनेटिक मटेरियल ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, 1 मैन और 2 वुमेन की हेल्प से क्या होगा, अगर आपका बच्चा जो पैदा होगा वो 3 पेरेंट बेबी कहलाएगा। 3 पेरेंट बेबी कहलाएगा। ठीक, याद रखिएगा, इसमें एक इंसान होता है, मतलब एक मेल होता है तो 2 फीमेल होती हैं। कैसे होगा ये बताता हूँ आपको। इसमें जो टेक्नोलॉजी आपकी स्पेसिफिकली जो इस्तेमाल करी जाएगी, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन आपका करा जाता है इस टेक्नोलॉजी से, जिसमें 3 पीपल इन्वॉल्व होते हैं। आपके बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसको मदर के एम्ब्रियो में प्लांट कर दिया जाता है, तब बच्चा पैदा होता है। ठीक, अब यहाँ समझिए कि पहली बात तो यहाँ पर आपको समझना है, जो मैंने बता दिया आपको कि 3 पेरेंट बेबी में बेसिक सी बात है कि 1 मैन होगा और 2 वुमेन होंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी आपको समझाऊंगा कैसे। और इस पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली आपका माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल आखिर क्यों होता है ये समझिए। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का आपका डीएनए है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का आपके पास डीएनए है और एनर्जी प्रोड्यूस करने की शक्ति है माइटोकॉन्ड्रियन सेल के पास। ठीक है, याद रखिएगा, इसके पास खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्या है, शक्ति है, और साथ साथ इसका खुद का डीएनए है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई इंपॉर्टेंट, इसलिए है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपके लिया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज़्यादातर आपके मदर के साइड से आता है। कहाँ से आता है? मदर के साइड से आता है। लगभग 100% ही आपके मदर के साइड से आता है। तो इसमें ज़्यादातर ट्रेट आपके मदर के होते हैं। ठीक, तो ऑफस्प्रिंग में यही ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को उठाया जाता है। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेशन करने के लिए। अब इसका आखिर इस्तेमाल कहाँ होगा ये समझिए। इसका इस्तेमाल आपका हो सकता है, ये कुड हेल्प अ वुमेन टू ओवरकम इनफर्टिलिटी। किसी वुमेन में इनफर्टिलिटी है तो उससे ओवरकम करने के लिए आपके 3 पेरेंट बेबी टेक्निक का इस्तेमाल होगा, ये चीज़ याद रखिए। उसी के साथ साथ ही ये आपका प्रिवेंट कर सकती है कोई भी पोटेंशियल हार्मफुल माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ को, कि वो ऑफस्प्रिंग में आपके आगे ना बढ़े। तो इस टेक्निक से आप रोक सकते हैं। अब समझिए यहाँ पर हो क्या रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये 2 तरीके से काम करती है। एक है आपका मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र और दूसरा है आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। अब समझिए यहाँ पर कैसे हो रहा है। पहला समझिए, पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्प लेके हमने क्या करा, चेंजमेंट करा। इसको 2 तरीके से करा गया है, ये समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 तरीके से होता है। तो मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र में क्या हो रहा है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए, यहाँ पर मदर का एग है। ठीक, यहाँ पर मदर का एग है। अब इसमें क्या करा जाएगा कि यहाँ पर पहले मदर का जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया है। ठीक, यहाँ पर आपका फर्टिलाइज हो गया है एग। अब इसके अंदर होगा न्यूक्लियस। ठीक है, और अब नॉर्मल इसका साइटोप्लाज्म है। मान के चलिए इसके साइटोप्लाज्म में कोई डिफेक्ट है, तो अब क्या होगा, अब जो डोनर का जो एग है, कोई एक डोनर मदर होगी। यहाँ पर देखिए एक मेल और एक वुमेन की हेल्प से आपका फर्टिलाइजेशन पहले हुआ है। फिर डोनर की जो एग है, डोनर मदर का जो एग होगा, उसमें क्या करा जाएगा, उसका हेल्थी साइटोप्लाज्म को है और उसका जो न्यूक्लियस है। अब जो डोनर की मदर है उसका क्या करा जाएगा, उसका जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है और इनके साइटोप्लाज्म को यहाँ रख लिया जाता है। और जो मदर का जो एग था उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है इसके अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर। उसके बाद इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा जाता है। देखिए, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा जाएगा फादर के स्पर्म के साथ, और उसको बाद में मदर के एम्ब्रियो में प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है जी, मदर के एम्ब्रियो में उसको प्लेस कर दिया जाएगा। अब पहला समझिए मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र के बारे में। देखिए, मैटरनल और स्पिंडल ट्रांसफ़र और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में सबसे बड़ा अंतर क्या है, पहली बात ये समझिए। ठीक है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र में होगा ये
कि पहले आपके एग में परिवर्तन कर दिया जाएगा और बाद में उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हेल्प से बाद में इसको फर्टिलाइजेशन करा जाएगा और बाद में इम्प्लांट किया जाएगा। लेकिन प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में क्या होगा कि पहले आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एग का, उसके बाद उसमें चेंजमेंट करा जाएगा। यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन करा जाता है, ठीक, और यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है पहली बात। अब समझिए मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र में हो क्या रहा है। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र में आपके मदर के साइड से एग ले लिया जाता है और जिसमें देखा जाता है कि उसका न्यूक्लियस तो ठीक है लेकिन एबनॉर्मल उसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में उसकी कोई गलती है, कोई गड़बड़ी है, सॉरी। तो डोनर की तरफ से जो आपका एग लिया जाएगा, डोनर का जो एग होगा उसमें से न्यूक्लियस उसका रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन साइटोप्लाज्म को रख लिया जाएगा। उसी साइटोप्लाज्म को आगे बढ़ाएंगे और तो मदर के साइड से जो आपने न्यूक्लियस लिया था उस न्यूक्लियस को इस हेल्दी आपके एग में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा जिसमें साइटोप्लाज्म है और हेल्दी आपका सेल है। ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा जाएगा फादर के स्पर्म के साथ। फादर के स्पर्म के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका करा जाएगा। उसके बाद इसे मदर के एम्ब्रियो में प्लेस कर दिया जाएगा और बाद में आपका बेबी जो पैदा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब समझिए यहाँ पर था क्या, यहाँ पर 1 वुमेन 2 वुमेन एंड 1 मैन। देखिए वही जो मैंने बताया था 3 पेरेंट बेबी, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है जिसमें 2 वुमेन इन्वॉल्व हैं और 1 मैन इन्वॉल्व है। तो ये आपका है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र टेक्निक है, इसमें इस तरीके से काम होता है। आगे है आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। अब देखिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र जो होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट कपल होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन का हुआ है। तो अब क्या होगा, इसमें देखा गया है कि इसमें फर्टिलाइज्ड एग में पेशेंट का फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो डोनर जो कपल होगा उसका जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो सेल होगी उसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाएगा। उस न्यूक्लियस को रिमूव करके न्यूक्लियस लेस आपका सेल आगे बढ़ाई जाएगी और जो न्यूक्लियस यहाँ से रिमूव करा गया था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल से जिसका फॉल्टी आपका बाकी सब स्ट्रक्चर था, डीएनए को छोड़ के या फिर न्यूक्लियस को छोड़ के उस हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए को रिमूव करके बाद में इस सेल में हम डाल देंगे जो हमने यहाँ से लिया था डोनर कपल से, ठीक है। उसके बाद क्या करा जाएगा, पेशेंट को न्यूक्लियर डीएनए को हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। फिर 6 से 8 दिन तक ओल्ड एम्ब्रियो को जो डिजीज़ फ्री है उसको बाद में प्लेस कर दिया जाएगा मदर के यूट्रस में, फिर बच्चा आपका नॉर्मल पैदा होगा। तो ये चीज़ है, ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में हो रहा है। यहाँ पर पहले आपको फर्टिलाइजेशन हो जाता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन बाद में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। होपफुली आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन टेक्निक जो है वो समझ आ गई होगी कि 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं जीन थेरेपी। आपने जीन थेरेपी सुनी होगी, ठीक है, इसका इस्तेमाल आखिर कहाँ होता है। जीन थेरेपी का इस्तेमाल आपका होता है जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि समझिए हो क्या रहा है, ठीक, ये कोई आपकी एक सेल है, हाँ जी सेल है ना। उसके बाद अब यहाँ पर देखा गया है सेल विद नॉन फंक्शनिंग जीन। मान के चलिए कि किसी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि मान के चलिए किसी की जैसे लिवर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो लिवर उसका फंक्शन नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक, लिवर उसका फंक्शन नहीं कर रहा है। या फिर चलिए मान के चलिए हार्ट की सेल्स हैं, हार्ट की नर्व्स हैं, वो अच्छे से नहीं काम कर रही जिसकी वजह से वो ढंग से पंप नहीं कर पा रहा है, अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, नर्व्स में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो क्या हो रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, उस नॉन फंक्शनिंग जीन को आइडेंटिफाई करा जाएगा इसमें, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करके उन्हें पता करा कि हाँ जी इस हिस्से में प्रॉब्लम है, ठीक, इस हिस्से में प्रॉब्लम है। तो अब क्या होगा, अगले हिस्से में क्या देखा जाएगा कि इस जो हिस्से में जहाँ पर प्रॉब्लम थी उसको रिमूव करके और किसी पेशेंट से आपके हेल्दी वही जेनेटिक कोड को लेके उसकी जगह पे आपके डाल दिया जाएगा, ठीक है। एडिंग डीएनए कंटेनिंग अ फंक्शनल वर्जन ऑफ द लॉस्ट जीन, इसको यहाँ पे डालेंगे। तो उसके बाद अब जो आपकी सेल आगे जाके उसके बाद जब रिकवर करेगी तो फंक्शनिंग पर्पस में आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करेगा और जो बीमारी जो थी जेनेटिकल बीमारी थी वो अब ट्रीट हो चुकी होगी। तो ये जीन थेरेपी में ये चीज़ हो रहा है आपका, ठीक है। अब समझिए कि जीन थेरेपी
आपको दो तरीके से समझनी है। पहला है आपका सोमैटिक थेरेपी और दूसरा है आपका जर्म लाइन थेरेपी। सोमैटिक थेरेपी और जर्म लाइन थेरेपी में सबसे बेसिक अंतर समझना ये है कि सोमैटिक थेरेपी अगर आपकी करी जाएगी तो उसमें जो भी चेंजमेंट होगी, उसमें जो भी चेंजमेंट होगा, जैसे कि मान के चलिए मेरी इस हाथ की नसें नहीं काम कर रही थी और जेनेटिक कोई प्रॉब्लम थी और जेनेटिक कोड को चेंज करके उसमें जो भी चेंजमेंट करा गया तो मेरा ये हाथ ढंग से काम करने लग गया है, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे मेरे ऑफस्प्रिंग में पास ऑन नहीं होगी। किसमें? सोमैटिक थेरेपी में। वो मुझ तक ही सीमित रह जाएगी, मतलब जो भी चेंजमेंट हुआ था वो सिर्फ मेरे जीन में परिवर्तन करके सिर्फ मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए करा गया था, वो आगे मेरे ऑफस्प्रिंग के लिए नहीं था, तो ये कहलाएगी आपकी सोमैटिक थेरेपी। लेकिन जर्म लाइन थेरेपी में क्या करा जाता है? जर्म लाइन थेरेपी में आपके ह्यूमन बॉडी को जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, ताकि उसके आने वाली पीढ़ी जो पैदा होगी वो भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर से फ्री हो, अगर ऐसी चीज़ करी जा रही है तो वो जर्म लाइन थेरेपी में आपका आएगा। ठीक, तो होपफुली सोमैटिक थेरेपी और जर्म लाइन थेरेपी में बेसिक अंतर जो होता है ये आपको पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि सोमैटिक थेरेपी अकर्स इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या होते हैं? सोमैटिक सेल होता है किसी भी ह्यूमन का सिंगल सेल। सोमैटिक सेल आपके कहीं भी हो सकते हैं, जैसे आपके आँख के सेल हो गए, आपके हाथों के सेल हो गए, आपके पैरों के सेल हो गए, ठीक है, कहीं का भी आपके हार्ट का सेल हो गया, ये अलग से अगर सिंगल कहीं सेल है तो ये आपका सोमैटिक सेल के अंडर में आएगा। ठीक, तो इसमें किस में होता है? ह्यूमन के सोमैटिक सेल के अंडर में होता है। डैमेज सेल को रिपेयर करा जाएगा, हेल्दी सेल के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके अंदर सोमैटिक सेल में। थेरेपेटिक जीन्स आर ट्रांसफर्ड इनटू सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो भी चीज़ चेंजमेंट करनी है वो सोमैटिक सेल में या फिर स्टेम सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी में वो इम्प्लांट कर दिया जाएगा और उसमें चेंजमेंट हो जाएगा। स्टेम सेल के बारे में डिटेल से आगे बात करते हैं, लेकिन इसमें नो ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन ये लिखा हुआ है, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंजमेंट आपके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ठीक, किसमें? सोमैटिक थेरेपी में। और जर्म लाइन थेरेपी देखिए क्या हो रहा है, इसमें आपके इंसान के जर्म लाइन में चेंजमेंट करने की बात करी गई है। ये चीज़ करी जाती है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें हेल्थी डीएनए को आपके इंट्रोड्यूस करा जाता है। कहाँ पर? आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ताकि वो चेंजमेंट आपके आगे भी पास ऑन हो सके। ठीक है, आपके आगे भी पास ऑन हो सके। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये लगभग आपका जर्म लाइन थेरेपी का ही आपका क्या है? एग्जाम्पल है। माइटोकॉन्ड्रियल जो थेरेपी आपने बताई थी मैंने पिछले, ये जर्म लाइन थेरेपी का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसको पास ऑन करा जाता है आपके नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो सोमैटिक थेरेपी और जर्म लाइन थेरेपी के बारे में होपफुली आपको अंतर समझ आ गया होगा। देखिए सोमैटिक सेल के बारे में लिखा हो गया, एनी सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल। स्पर्म और एग सेल को छोड़ के कोई भी आपका दूसरा सेल है तो ये आपके सोमैटिक सेल के अंडर में आएगा। भाई ये दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। तो ये चीज़ इस्तेमाल आएंगे आपके जर्म लाइन सेल में। सेल डैट क्रिएट रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड एज गैमेट फाउंड ओनली इट गोनैड्स। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव आपके सेल्स होते हैं, स्पर्म और एग सेल। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें होगी। अब आगे चलते हैं। आगे आपको समझना है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, देखिए आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिसका जीन्स का मॉडिफिकेशन हुआ हो, जिसके जीन्स में मॉडिफिकेशन हुआ हो और कोई फॉरेन जीन उसमें इंसर्ट करा गया है उसके जीन में, ताकि उस इंसान का जो जीनोम है या फिर उस एनिमल का जीनोम है उसमें डीएनए में ऑल्ट्रेशन हो गया हो। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ नया बने। जैसे कि आपका एग्जांपल है डॉली द शीप, आपने सुना होगा इसका एग्जांपल, कई बार आपने क्लास में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ जो है जो डॉली द शीप है ये आपका ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल है। ट्रांसजेनिक एनिमल कि मतलब इसमें कुछ जेनेटिक ऑल्ट्रेशन करा गया जिसकी वजह से एक नया जीव आपका पैदा हुआ। तो ये डॉली शीप आपका ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल है। होपफुली आएगा तो आप लोग टिक करके सही आएंगे। नेक्स्ट है आपका बायोरेमेडिफिकेशन। अब देखिए बायोरेमेडिफिकेशन ये मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट पर्पस में आपका बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक, तो देखिए इन्वायरमेंटल पर्पस में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके बायोरेमेडिफिकेशन में करा जाता है। बायोरेमेडिफिकेशन आपका क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक
which involves the use of organism to remove or utilize the pollutants from polluted area। किसी भी polluted एरिया से अगर आपको पोल्यूशन हटाना है और आप ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पोल्यूटेड एरिया को साफ़ करने के लिए, उस वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को आपके बायोरेमेडिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है जी, बायोरेमेडिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट लोग आजकल एक तरीके से एक नए टाइप ऑफ बैक्टीरिया को खोज कर रहे हैं, या फिर एक कह सकता हूँ कि ऑल्ट्रेशन करके उसको कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्या करेगा, जो आपके जितने भी प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स हैं इसको धीरे धीरे कंज्यूम करके वो अपने बॉडी में क्या करेगा, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करेगा। ऐसा अब लैब में बनाने की बात कर रहे हैं और हो भी रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा चीज़ आपका हो जाता है तो जितनी भी पॉलीथीन की आपकी ये समस्याएं हैं, ये पूरी तरीके से इससे निजात धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा और ये बायोरेमेडिफिकेशन का एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका है बायोस्पैर्जिंग। बायोस्पैर्जिंग आपका क्या होता है ये समझिए। ठीक है, बायोस्पैर्जिंग में क्या करा जाता है, आपके हाई प्रेशर की कंडीशंस में क्या करा जाता है, ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को इंजेक्ट किया जाता है। ऑक्सीजन को, हाई ऑक्सीजन को इंसर्ट किया जाता है ग्राउंड वाटर में हाई प्रेशर के साथ, जिससे क्या होगा, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन का मात्रा पानी के अंदर आपके बढ़ जाएगी और पानी के अंदर बढ़ने की वजह से बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन का जो रेट था वो कम हो गया था ऑक्सीजन की कमी से, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंटामिनेंट्स जो पानी में इकट्ठा थे उसको अब धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन अब इंक्रीज़ हो गया है ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से नेचुरली अकरिंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये मरने लगते हैं आपके। ठीक है, और पानी आपका साफ़ होने लगता है। तो ये आपका बायोस्पैर्जिंग टेक्निक कहलाती है। होपफुली आपको समझ आएगा। इसमें करते क्या है, हाई प्रेशर से ऑक्सीजन आपको इंसर्ट करते हैं पानी के अंदर, ताकि आपका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन का रेट इंक्रीज हो सके। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है, स्पेशली कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द कंटामिनेंट इन्वायरमेंट टू एक्सेलरेट द ब्रेक डाउन ऑफ द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स। इन्वायरमेंट में जितने टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं उसको कम करने के लिए आपके अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये आपके बायो ऑगमेंटेशन के अंडर में आएगा। जैसे कि इसी का एक एग्जांपल है फाइटो रेमेडिफिकेशन। क्या है फाइटो रेमेडिफिकेशन? इसमें क्या होता है, प्लांट्स को डायरेक्टली आपके यूज किया जाता है टू क्लीन अप और कंटामिनेंट्स इन द सॉयल। सॉयल के अंदर जितने भी कंटामिनेंट्स हैं इसको रिमूव करने के लिए आपके क्या करा जाता है, प्लांट्स का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं ये आपके रूट्स के जरिए कैपिलरी एक्शन से आपके क्या आ जाते हैं, पत्तियों में आ जाते हैं, और पत्तियों से वो फाइटो यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब सनलाइट की हेल्प से वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये अगर ऐसे होता है तो फाइटो रेमेडिफिकेशन से कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सनफ्लावर प्लांट। सनफ्लावर प्लांट क्या करता है, इस सॉइल के अंदर जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इसको जड़ों के माध्यम से खींच के वो पत्तियों से रिमूव कर देता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को वो जड़ों के माध्यम से वो खींच लेता है और प्लांट्स में स्टोर कर लेता है। तो ये सनफ्लावर प्लांट की खासियत होती है। ये फाइटो रेमेडिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला आपको समझना है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी आपका क्या हो रहा है, देखिए पायरेसी आपकी क्या होती है, पायरेसी एक तरीके से ठप्त होता है। जैसे कि पायरेट्स होते हैं, समुद्र में होता है, वो क्या करते हैं, जो जहाज जा रहे होते हैं उसको वो लोग लूट लेते हैं। ठीक है, तो उसी लूटने को क्या कहलाता है, तो पायरेट्स लोग को ये पायरेसी कहलाती है। ठीक इसी तरीके से अगर ये पायरेसी आपके बायोलॉजिकल फील्ड में करी जा रही है तो ये आपकी बायो पायरेसी करी जाएगी। ये कैसे होती है, ये बायो रिसोर्सेस को जितनी भी आपकी रिच कंट्रीज़ होती हैं, ये पुअर कंट्रीज़ को जानते हैं कि पुअर कंट्रीज़ के पास आपके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस है और कई सारा बायो रिसोर्सेस है जिसके पास है, जिसका इस्तेमाल इनको करना नहीं आता है। तो बहुत सस्ते दामों में आपके अलग अलग फॉल्स एग्रीमेंट साइन करा के बायो रिसोर्सेस को धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करके अपने देश में लाके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बायो पायरेसी का एक एग्जाम्पल है।
ठीक है, ये समझिएगा आप। ठीक ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब अथॉरिटीज़ आपकी जग रही हैं, तो कंपनसेटरी पेमेंट अब होना शुरू हो गया है। ठीक है, बायो पायरेसी था। अगला है आपको समझना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके डीएनए में कुछ ऑल्टरेशन, कुछ चेंजमेंट आपका करा गया है। जैसे कि एग्जांपल है आपका जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, याद रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपकी कौन सी होती हैं? ऐसे प्लांट्स जिसके डीएनए में कुछ ऑल्टरेशन करा गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जो कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स उस प्लांट में डाले जा सके, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट और ड्राउट टॉलरेंट प्लांट। ठीक है, जैसे कि आपका एक तरीके से इसका एग्जांपल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेके हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आपके किसकी, वीट की इंट्रोड्यूस करी गई थी ग्रीन रेवोल्यूशंस में, जहाँ पर आपके ये हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, इस क्षेत्र में आपके प्रोडक्शन वीट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हमने इंट्रोड्यूस किया था। ये समझिए आपको जेनेटिक अल्टरेटेड सीड्स को, जिसमें अब क्या हो रहा है, अब तो इस तरीके से एडवांसमेंट हो गई कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी आने लग गई है, साथ ही साथ आपकी ड्राउट टॉलरेंस क्रॉप भी आने लग गई है। ये सब कुछ जेनेटिक अल्टरेशन की वजह से ही हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया में अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि इंडिया में वो कौन सी क्रॉप है जो ऑफिशियली अप्रूव्ड है आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो वो है आपकी बीटी कॉटन। कौन सी है? बीटी कॉटन है आपकी अकेली ऐसी क्रॉप है जो ऑफिशियली आपके जीएम क्रॉप है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, लेकिन जो बीटी ब्रिंजल वगैरह और जीएम मस्टर्ड वगैरह आप लोग सुनते होंगे, जैसे कि DMH11 बहुत न्यूज में था पिछले साल, तो बीटी ब्रिंजल और बीटी जो जीएम मस्टर्ड सॉरी, ये आपके इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसको मिल गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा, लेकिन अभी इसे ऑफिशियली आपका लीगल होल्ड नहीं मिल पाया है। मतलब लीगली अभी भी ये आपका जेनेटिकली इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई है भारत में, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसे GEAC से मिल गया है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी आपकी क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में आती है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में आपके आती है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में आती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके जितने भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड भारत में इंट्रोड्यूस होंगे उसकी स्टडी करना और उसको अप्रूवल देना। अगर उसके अंदर कोई रिस्क है तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना और लीगल बैकिंग लगाना, लीगल होल्ड लगाना, जांच बैठाना, ये सारी की सारी चीज़ें करना आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की अथॉरिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जेनेटिकली अगर कोई क्रॉप है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस करी जा रही है चोरी छुपे, तो उस पर भी होल्ड लगाना काम आपके इस एजेंसी का काम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का। ठीक है जी। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगले लिखा हुआ है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब समझिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका क्या होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक मैनेजमेंट सिस्टम है बायो इन्फॉर्मेशन का, जिसकी वजह से आपका जितना भी बायोलॉजिकल डेटा है उसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से उसको स्टोर करा जाए। ठीक है जी, उसको स्टोर करा जाए और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने रिसर्च पर्पस के लिए करा जाए, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। ठीक, अब समझिए अगला है आपका बायो सिग्नेचर। बायो सिग्नेचर क्या होता है? इट इज़ एन सब्सटेंस सच एज एलिमेंट, आइसोटोप, molecules और phenomena that provide scientific evidence of past और present life। कोई भी चीज़ आप मान के चलिए कोई प्रेजेंट में है, ठीक है जी, उसकी पास्ट लाइफ कैसी रही थी, तो उसके जेनेटिक कोड को स्टडी करके, ठीक, अगर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं आइसोटॉपिकल लेवल पे, एलिमेंटल लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे, जो बताता है कि आपके उसके पास्ट में कैसा उसका जेनेटिक कोड रहा था और धीरे धीरे वो कैसे ऑल्ट्रेशन करा, तो ये आपके बायो सिग्नेचर के अंडर में आता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके आने वाले चेंज में, जैसे कि चेंजमेंट अब हुआ है तो ये चेंजमेंट आगे भी आपका इसमें हो सकता है, इसको स्टडी करने में, और उसी के हिसाब से अगर कोई बीमारी आने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली है, उसको स्टडी करके उसको क्योर करने में मदद करता है।
ठीक है, या फिर कोई सोल्यूशन निकालने में मदद करता है। तो ये हो गया आपके बायो सिग्नेचर। अब जो आपने बीटी कॉटन पीछे पढ़ा था, इसमें बीटी का मतलब होता है बैसिलस थेरेनजेनेसिस। ठीक है, इट इज ए स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आपका होता है जो क्या करता है, आप एक क्रिस्टल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जिसको क्राई प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आपके एक तरीके से इंसेक्ट्स को क्या करा जाता है, इंसेक्ट स्पीसीज को किल करने में मदद करता है। इंसेक्ट्स उस सीड पे नहीं लगता है। मान के चलिए पौधा तैयार हुआ तो उस पौधों पे कीड़े आपके नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका बीटी सीड्स क्या करता है, ये श्योर करता है। जैसे कि बीटी का मतलब होता है बैसिलस थेरेनजेनेसिस, जिसमें क्राई प्रोटीन आपका होता है, क्रिस्टल प्रोटीन याद रखिएगा, जो टॉक्सिक और इंसेक्टिसाइड स्पीशीज़ को उस पर ना लगने के लिए रोक लगाता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक चल रहा है जिसको एक तरीके से मिड 1980s में आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्टार्ट किया था। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या करा गया था, 3 बिलियन ऑफ पीपल के डीएनए पेयर्स को एक तरीके से उनकी मैपिंग करी गई थी और उसको धीरे धीरे स्टडी करके उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया गया था बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से कंप्यूटर्स में। देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि कल को मान के चलिए कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई मर्डर हो गया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मर्डर में अगर गलती से भी जो आपका मर्डर था उसका ट्रेस हल्का सा भी छूट गया, जैसे कि उसका बाल, उसके आँख के बाल, या फिर यहाँ तक कि उसका पसीना अगर गलती से ज़मीन पे गिरा है, अगर उसके सैंपल इकट्ठा करके स्टडी करा गया, स्टडी करके क्या करा गया, साइंटिस्ट ने उसको अपने उसके पैटर्न को स्टडी करके उसको अपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कोड था, ठीक है, उनका जो सोर्स था उसमें मैच कराने की कोशिश करी। और होपफुली अगर उनके पास जितने भी सबके लोग के बायो सैंपल्स थे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्होंने पाया कि हाँ इस बंदे के साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी मैच कर रही है, तो डायरेक्टली उनको पता चल जाएगा कि हाँ इसी ने आपके मर्डर किया है या फिर ये मर्डर में इन्वॉल्व है। ठीक है जी, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपके एक तरीके से इस चीज़ में काम आता है। और दूसरी चीज़ इसी को आपको कहते हैं इस नाम से, किस नाम से मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के नाम से ये जाना जाता है। याद रखिएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसी में काम आती है जो मैंने आपको बताया अभी आपका कि मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल यहाँ करा जा सकता है कि मान के चलिए मैंने 1 लाख लोग की जीन की स्टडी करी, ठीक है, और मैंने पाया कि उसमें से मान के चलिए 40% लोग या फिर 40,000 लोग के पास ये पर्टिकुलर ट्रेट जीन के हैं जो एक्स्ट्रा अलग हैं, जो क्या करते हैं, या तो ये नई बीमारी को पैदा कर सकते हैं या इसमें एक तरीके से अलग तरीके से आपकी हार्ड इम्यूनिटी है जिसकी वजह से इन पे ये बीमारी नहीं होती है। दोनों तरीके की स्टडी हो सकती है। तो जैसे भी स्टडी होगी तो उनके जीन में किस तरीके से परिवर्तन है, इसको स्टडी करके हम लोग आपकी नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और क्या करने के लिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि आगे बीमारी को क्योर करने में मदद करेगी। और साथ ही साथ इसी तरीके से जीन का पैटर्न स्टडी करके उसी तरीके से जीन्स को डिज़ाइन करके आगे पास ऑन करा जा सकता है ताकि आगे वो बीमारी ना हो। तीसरी चीज़ हो सकती है, इसी से आपकी नई नई मेडिसिन तैयार करी जा सकती हैं ताकि वो मेडिसिन आपके ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल हो सके। तो ये सब कुछ आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा होता है। 2020 में इंडिया ने भी अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पता चला होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है ये पता चला होगा। आगे चलते हैं, बायोपेस्टिसाइड। अब बायोपेस्टिसाइड बहुत सिंपल है, इसमें वर्ड बायो एसोसिएटेड है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेके एक तरीके से आपके ऐसे पेस्टिसाइड बनाना जो आपके पेस्ट को कंट्रोल कर सके, ठीक है, और जो प्लांट्स को डैमेज कर रहा है उसको रिमूव कर सके। एग्जाम्पल है आपके बैसिलस स्पेरेसिस और बैसिलस पोपीलिया, इसके एग्जाम्पल है कौन से, बायोपेस्टिसाइड के। और बायो फर्टिलाइज़र, ऐसी फर्टिलाइजर्स का हेल्प बनाना जो एक तरीके से आपके बायो की हेल्प से आपका आया हो, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट्स की हेल्प से आपके एक तरीके से कह सकता हूँ फर्टिलाइज़र बनाना, तो ये आपके बायो फर्टिलाइज़र कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें डीकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, और साथ ही साथ आपके ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जितने भी आपके ये प्लांट्स होते हैं, और साथ ही साथ आपके जो
एक तरीके से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके बायो फर्टिलाइजर बनाने में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है, देखिए यहाँ पे स्टडी करा जाएगा, उसके बाद इसको अपने क्या करा जाएगा, लैब में टेस्ट करके इसको अपने जो सिस्टम में है स्टडी करा जाएगा कि हाँ ऐसा पैटर्न वाला कोई जीन है तो नहीं। उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कोई भी केस आपका सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। अगला है आपके डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए डीएनए एडिटिंग आजकल हो रही है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर जीन का कोई हिस्सा है उसको कट करके उसकी जगह पे जो नया जीन लगाया जाता है, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताया था ना मैंने आपको। तो वो कैसे हो पा रहा है ये समझिए। इसमें फाइंड करना और उसको रिप्लेस करना ये करा जा रहा है आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से, मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो जाके वहाँ पर कट लगाते हैं उस पर्टिकुलर डिफेक्टेड जीन में, और उसकी जगह पे बाद में नए जीन्स को फिट करके आपके हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड को बनाने में मदद करते हैं। तो उसी का एग्जांपल डीएनए टेक्निक, जो डीएनए एडिटिंग टेक्निक है, ठीक है, ये आपका क्रिस्पर कहलाता है। ठीक है, क्रिस्पर क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है। क्या है क्रिस्पर, क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है, जिसका इस्तेमाल करके ये चीज़ करी जा रही है। Cas9 क्या है, Cas9 है आपका प्रोटीन। याद रखिए Cas9 प्रोटीन है जो इस सीजर को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, Cas9 क्या है, प्रोटीन है, और क्रिस्पर क्या है, वो टेक्नोलॉजी है, वो बायोलॉजिकल सीजर है। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी इस तरीके से आपसे पूछी जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डीएनए एडिटिंग में, ठीक, अ डीएनए एडिटिंग टेक्निक कॉल्ड क्रिस्पर Cas9 वर्क्स लाइक अ बायोलॉजिकल वर्जन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन। यहाँ पर आपका सेल है, देखिए यहाँ पर डिफेक्टेड जीन था, इसको रिमूव करके गाइडेड मॉलिक्यूल को क्या करा जाएगा, यहाँ पर इंसर्ट करके हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड को बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके होता है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी से। याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं क्रिस्पर, Cas9 आपका प्रोटीन होता है। ठीक है जी, अब ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है जी, और इसी के साथ साथ स्टेम सेल थेरेपी, ये दोनों टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे, इसको जो भी मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा, पहले स्टार्टिंग में हम लोग इसको सीख लेंगे, फिर नया टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने कवर कर लिया है, और इसी के साथ साथ ही करंट में जो भी न्यूज़ में नहीं होंगी, जो न्यूज़, उसको मैं लेके साथ में क्लब करके आधे घंटे की वीडियो और डाल दूंगा, जिससे आपका होलसम टॉपिक कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर वो देखिएगा, उसमें हमने बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डिस्कस किया है, कितने तरीके के आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, और क्या क्या जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इन सब की चीज़ों के बारे में, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से कवर किया है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।